हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लिव पर स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी का वॉल्यूम 2 देखकर कंप्लीट किया है। यहाँ पर एपिसोड 6, 7, 8, 9, 10 आज रिलीज हो गए हैं एंड यहाँ पर हमको अब्दुल करीम तेलुगु का फॉल देखने को मिलता है, जबकि वॉल्यूम 1 में पहले 5 एपिसोड में हमको उसका राइज देखने को मिला था। वो कैसे किस तरीके से इस धंधे में पड़ा एंड कहाँ तक वो पहुंचा, कितनी ऊंचाइयों तक वो पहुंचा, वो हमको देखने को मिला। एंड 5वें एपिसोड के अंत में उसने जो कुछ भी कांड किया था, जो कुछ भी गलती उसने उस बार में की थी, उस लड़की पर जो उसने 90 लाख रुपए उड़ा दिया था, वहां से उसका फॉल शुरू होता है एंड यहाँ पर आता है मजा। मतलब मैं खुद भी काफी एक्साइटेड था क्योंकि मुझे इसको फॉल देखना था कि किस तरीके से वो उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर गिरा एंड वो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। एक दो चीजें बता दूं कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसका वॉल्यूम 1 दोबारा से देखा था, तो वहां पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो कुछ यूं था कि मतलब पहली बार तो मुझे काफी मजा आया था। जब 1 सितंबर को ये रिलीज हुआ था तब तो काफी मजा आया था, पूरी तरह से एंगेज करके रखता था। लेकिन दूसरी बार देखने पर मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि पूरी तरह से मुझे हुक एंड बुक नहीं कर पाई, क्योंकि इस शो में कोई इंटेंसिटी, कोई एक्साइटमेंट, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जबकि हो सकती थी। लेकिन राइटिंग जो है वो अच्छी है, बस यहाँ पर ट्रीटमेंट की कमी है कि ट्रीटमेंट वो नहीं दे पाई इस शो को। एंड यहाँ पर भी वॉल्यूम 2 में भी ऐसा ही है, किसी भी तरह का इस शो में ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो थ्रिल है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई एक्साइटमेंट है। हाँ, लास्ट वाला जो एपिसोड था, जब वो अचानक से कोर्ट रूम में जाकर वो अपनी जेब से एक पेपर निकालता है, पढ़ना शुरू करता है, तो वहां से ये थोड़ा आपको इमोशनली टच कर जाएगा, क्योंकि चीज़ें कुछ अच्छी हुई, मतलब उस तरीके से अच्छी हुई कि देखने में अच्छी लगी। क्योंकि जो भी था, जो राइटिंग थी, जो उसके शब्द थे एंड जो उसने किया वहां पर, वो कुछ अच्छा था, मतलब आपको टच करके जाएगा इमोशनली, वो कुछ अच्छा मुझे लगा। लेकिन भाई यहाँ पर वो पकड़ा गया, मतलब जिस तरीके से पहले उसने 90 लाख रुपए उस लड़की पर उड़ा दिए, उसके बाद वो नजर में आया, फिर वो पकड़ा गया। एंड किस तरीके से पकड़ा, वो भी अपने अम्मे की स्टोरी की, मतलब 15 करोड़ का रैंसम देना था, उसने नहीं दिया, फिर उसको जबरदस्ती धरवा दिया गया एंड उसके बाद वो धर गया, तब चीज़ें यहाँ पर बिगड़ना शुरू हुई। उसके बाद चीज़ें कुछ यूँ हो रही कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, वो अपनी अपनी जुगाड़ निकाल रहा है, लगा रहा है, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही, पूछताछ हो रही है। लेकिन वो वाली बात नहीं है कि मतलब कोई बहुत मज़ेदार हो, बस ये है क्योंकि अब मुझे पता तो था नहीं कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, तो उस लिहाज से पूरी तरह से इंगेज करके रखता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ कि ये बोरिंग है, ठंडा है, स्लो डाउन है, या लेंदी हो या पकाऊ हो। एपिसोड से इजीली निकलते चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको दूसरी बार देखें तो शायद आप इसको बिंज वॉच कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पर, जरा भी कोई इंटेंसिटी नहीं है, ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी खास नहीं दिया गया। बस जो राइटिंग है, जो ड्रामा ही ड्रामा यहाँ पर है एंड वो ड्रामा एंगेजिंग है। एटलीस्ट पहली बार तो आपको बहुत मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार तो काफ़ी मजा आया मुझे एंड मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसको देखा। लेकिन अगर आपका कभी दोबारा मन करे कि मैं इसको दोबारा दिखना चाहूँ तो उस लायक नहीं है। यानी यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई अचानक से, बिना उनके बारे में कुछ भी जाने बगैर यहाँ पर एंट्री हुई, एंड यहाँ पर आपको निरहुआ भी देखने को मिलते हैं, जो मतलब एक ऐसा पुलिस वाला, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हुई वो फिल्मी तरीके से ही हुई, मतलब कि उसने सबको खरीद रखा है। लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना, तो इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे आदमी को देनी है जो किसी काम का ना हो, मतलब जो सरकारी आदमी हो लेकिन उसके पास पावर ना हो, जैसे कि यहाँ पर निरहुआ है, वो DIG है, SRPT कोई वो CRPF यानी SRPF का वो बंदा है जिसके पास कोई पावर नहीं है। DIG है कहने के लिए, लेकिन उसको काम दिया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन लीड करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कुछ भी करना नहीं आता, तो उसको कम दिया जाता है। लेकिन फिर होता क्या है कि सबको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, भाई फाड़ के रख देता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है एंड फिर आता है यहाँ पर कहीं ना कहीं मजा आता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है। लास्ट एपिसोड में जाकर, 10वें एपिसोड में जाकर गिरफ्तारियां होना शुरू होता है, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ा देखने लायक लगता है। तो बाकी पहले 4 एपिसोड, मतलब 6, 7, 8, 9 वहाँ तक तो उस लिहाज से कुछ भी खास नहीं हुआ कि बहुत इंटेंस हो या एक्साइटिंग। बस अंत में मैं यही कहूँगा कि वॉल्यूम 1 देखा था, पसंद आया था, तो भाई ये भी देख लो, जब आधा देखा तो ये भी देख लो। इसमें कोई दो राय तो होनी नहीं चाहिए कि आपको पूछना पड़े या मैं बताऊं कि आप देखो तभी आप देखो। भाई आपको देखना चाहिए, जब फर्स्ट पार्ट आपने देखा, मतलब वॉल्यूम 1 आपने देखा है, आपको अच्छा लगा, तो डेफिनेटली सेकंड पार्ट भी देखना चाहिए। एंड लेंथ ज़्यादा है नहीं तो फील भी नहीं होती, एटलीस्ट पहली बार तो ज़रा भी फील नहीं होती। मेरा ईजिली निकल गया, आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आप कैसे देखते हैं, मेरा तो ईजिली निकल गया। तो ये है। बाकी एक्टिंग यार मतलब फाड़ के रख दिया पूरी तरह से। यहाँ पर मुकेश तिवारी जो मतलब गंगाजल में बच्चा यादव के नाम पर कैरेक्टर में देखने को मिले थे, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड उनकी जो वो दलील पेश करते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं आई अप्रोच द बेंच, एंड उसके बाद वो दूसरा केस वहाँ पर जो डालते हैं, मतलब कितना था, 90 लाख 9 करोड़ के काउंटर फीटिंग की वो बात करते हैं कोर्ट रूम में जाकर। वो कुछ ऐसा लगा कि मतलब इस बंदे ने फाड़ दिया, वहाँ पर आपको सीटी ताली मारने का मन करेगा। तो वो चीज़ें कुछ अच्छी हैं।
लेकिन उसके अलावा कुछ भी बहुत मज़ेदार नहीं है इस शो में। बस जो ड्रामा है वो अच्छा है, एंड वो एक जेल से दूसरे जेल एंड इधर से उधर, इस स्टेट से उस स्टेट यूं ही घूमता रहता है। तो ये था यहाँ पर, मतलब फिल्मी तरीके से एक मतलब कि ईजिली निकल गया, मतलब एंड कुछ लोग हैं जो कैबिनेट में खड़े होकर मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं ये वो, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर केस धीरे धीरे बढ़ता है। तो बस ये है, बस अंत में यही कहूँगा कि ईजिली निकल गया, मतलब उतना कुछ ग्रेट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ख़त्म हो गया, बोर करे बिना एटलीस्ट ख़त्म हो गया। दोबारा तो मतलब किसी भी कीमत पर इसको देखना मुमकिन सा नहीं है। ये है, बाकी एक्टिंग बेहतरीन है सभी की ही, निरहुआ का काम भी अच्छा है। तो बाकी बस ये है। बाकी यार सुलेमान का जो कैरेक्टर था यार, मतलब उस बंदे को उसने वॉल्यूम 1 में ही निपटा दिया था। अचानक से उसकी बॉडी टपक पड़ी एंड पता नहीं कितने महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, पता नहीं कितने महीने हो गए थे, उसकी बॉडी कहाँ से मिल गई, कैसे मिल गई, क्या हुआ, क्या किया। तो ये सब फिल्मी से लगता है, कुछ हजम नहीं हुआ कि सुलेमान की बॉडी अचानक से मिल गई एंड मर्डर केस शुरू हो गया यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे इशूज़ यहाँ पर हैं, बट जब आप देखना शुरू करेंगे तो अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो ईजिली निकल जाएगा। तो बस ये है 3 स्टार आउट ऑफ 5 या फिर चलो 3.5 स्टार ले लो, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। एंड मेरा ऑनेस्टली क्या है टेक है कि जो वॉल्यूम स्कैम 1992 था, वहाँ पर एक एक्साइटमेंट थी, इंटेंसिटी थी, थ्रिल था, एंड ऐसा ही बिग बुल मूवी में भी था। तो वो वाली बात, वो वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाना चाहिए। वॉल्यूम 1 देखा तो डेफिनेटली देख लेंगे, एंड अगर आपने वॉल्यूम 1 भी नहीं देखा तो भी मैं कहूँगा कि देखो इसको, एक अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन उतना ग्रेट नहीं बन पाए, बट स्टिल देखने लायक है। तो ये 3 स्टार आउट ऑफ 5 एंड 10 में से आप पूछें तो 7 स्टार्स देखा है, लेके बताना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बिल्कुल यहाँ पर कुछ गालियाँ थी वॉल्यूम 1 में, सीजन 2 में मतलब वॉल्यूम 2 में कुछ गालियाँ हैं, ऐसा मैंने गौर नहीं किया, लेकिन हाँ गालियाँ हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई सेक्स या न्यूडिटी हो, एंड कुछ और चीज़ें हो, मतलब वो जब अपनी रिपोर्ट लेकर वहाँ पहुँचता है वो पता चलता है इसको HIV हो गया है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो ये है, देखा है, लिख के बताना है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को बिल्कुल। एंड दिस इज नितिश शाना साइनिंग अप, थैंक यू। एंड अंत में बस ये और कहना चाहूँगा कि जो राइटिंग है थोड़ी और अच्छी, ट्रीटमेंट थोड़ा और अच्छा दिया जा सकता था इसको, जिसकी कमी यहाँ पर फील होती है। मज़ा नहीं आता, ताली मारने का मन निकलता है सिर्फ 1-2 सीन को छोड़कर। ये है, थैंक यू।